नमस्ते साथियों, आईएसपीसी वारिस में स्वागत करते हैं। इस क्रम में हमने पिछला वीडियो जो देखा था, इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में देखा था कि जो गांधीवादी युग है उसमें हमने देखा था चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद के बारे में। उसके बाद से अगली घटना 1918 के बाद से 1919 में चलते हैं, जो कि काला कानून, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो लोग नहीं देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पीछे का वीडियो सारा पड़ा हुआ है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि 1919 में सबसे पहले एक एक्ट आया था, सबसे पहले एक एक्ट बनाया गया था, एक कमेटी गठित की गई थी 1917 में। उस कमेटी को रॉलेट कमेटी कही गई और वही एक एक्ट बन के आता है 1919 में। ठीक है, अब कहानी समझिए। इस एक्ट का आने का भारत में कारण क्या था। इस एक्ट का भारत में आने का मुख्य कारण ये था कि भारत में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि भारत में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी। उसी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए और लोगों पे लगाम लगाने के लिए एक्ट लाया गया। उस एक्ट को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह ऐसा था कि भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलने से रोकने के लिए इसको लाया गया था कि कहीं आप जो स्पेशल कंडीशन में, इमरजेंसी के टाइम पे सारी परिस्थितियाँ जो लागू होती थी, वो रॉलेट एक्ट में लाया गया। इस कानून को कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट। यहाँ पे सारा लिखा गया, यही एरर है, मैं कह रहा हूँ कहीं की एरर होगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहते हैं। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील भी कहा जाता है। इसका कारण यह है, इसके कहने का कारण कि बिना कोई वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का, बिना सबूत का, मतलब आपको वारंट, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आपको बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, और आपको जेल में बंद किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ थी। द अनआर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है इसको, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी, तो एक सर सिडनी रॉलेट थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, इसीलिए इस एक्ट का नाम आपको रॉलेट एक्ट पड़ा। और ये मुख्यतः इस कमेटी को सेडिशन कमेटी भी कहते थे, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि रॉलेट एक्ट किस कमेटी पर आधारित थी, तो सेडिशन कमेटी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण हमने कहा कि भारत में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां यानी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए मार्च 1919 में एक एक्ट पारित किया जाता है। उस एक्ट को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी, तो उस आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए मार्च 1919 में एक एक्ट पारित किया जाता है। उस एक्ट को ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। तो आपने क्या समझा कि मार्च 1919 में एक्ट आता है, उस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहते हैं। उस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। फिर उसे कहते हैं द अनआर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, क्राइम एक्ट भी कहा जाता है इसको, या फिर कहें तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील एक्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि इसका मुख्य मकसद क्या था, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए कंट्रोल करना ही क्या था, रॉलेट एक्ट का मुख्य कारण था। ठीक है, अब इसके तहत अंग्रेज सरकार चाहे जिसे बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद रख सकती है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि अंग्रेजी सरकार बिना किसी मुकदमा चलाए हुए, एक काटा नहीं हूँ, ये गलती से यहाँ ट्रिक हो गया मेरे से, बिना मुकदमा चलाए हुए आपको जेल में बंद कर सकती है। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह क्या होने लगी, आपको और आंदोलन होने लगे। मैंने क्या कहा कि इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह आंदोलन आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, उस आंदोलन के क्रम में सबसे पहले आपको आंदोलन देखने को मिलता है कहाँ पर, तो आप देखिएगा कि सबसे पहले आंदोलन आपको देखने को मिलता है, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आंदोलन आपको विभिन्न जगहों पे देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि पंजाब कहिए, अहमदाबाद कहिए, विभिन्न स्थानों पर क्या होने लगी, आपको क्रांतिकारी गतिविधियाँ धीरे धीरे आरंभ होने लगी। कारण क्या था कि इस एक्ट में ऐसी ऐसी गतिविधियाँ पे आपको लोगों पे लगाम लगाना था और लोगों के बर्दाश्त हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो रॉलेट एक्ट के प्रति उत्तर में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 में। और इसके प्रति उत्तर में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो अखिल भारतीय स्तर राजनीति में गांधी जी का क्या था, एक साहसिक कदम था। तो मैंने कहा था कि चंपारण सत्याग्रह जो था गांधी जी का पहला
आंदोलन नहीं था अखिल भारतीय स्तर पे, अर्थात कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला साहसी कदम क्या था, आपको रॉलेट एक्ट था, ये सवाल पूछा जाता है। तो गांधी जी क्या किए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किए, किसके विरोध में, भाई याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि रॉलेट एक्ट में वो चीज़ें थी जो लोगों की स्वतंत्रता पर क्या लगा रही थी, लगाम लगा रही थी। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। क्यों? लोगों की क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए इसके विरोध में जगह जगह और आतंकी गतिविधियां होने लगती हैं और गांधी जी वहीं रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने तो तारीख का ऐलान कर दिया कि 6 अप्रैल 1919 से क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह होगा, लेकिन तारीख की गलतफहमी हो गई। मतलब कई लोगों को, जैसे 1857 की क्रांति में क्या हुई कि क्रांति शुरुआत का डेट कुछ और था, 31 मई था, लेकिन क्रांति कहीं ना कहीं 10 मई से ही शुरू हो गया मेरठ से। यही यहाँ पे भी वही था, फ़ोन था नहीं, तो लोगों में गलतफहमी फैली और कहीं ना कहीं 6 अप्रैल का जो डेट था उससे पहले ही धीरे धीरे रॉलेट एक्ट जो था, सत्याग्रह जो था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध होने वाला रॉलेट सत्याग्रह था, धीरे धीरे लोगों में स्टार्ट होने लगा। अनेक जगहों पर क्या होने लगी, हिंसक आंदोलन होने लगे और कलकत्ता, पंजाब, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर इत्यादि स्थानों पर बड़े पैमाने पे हिंसा होने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों की मतलब स्वतंत्रता पर लगाम लगा रहा था रॉलेट एक्ट, इसीलिए लोग आंदोलन करने लगे और गांधी जी का जो डेट डिसाइड था उस डेट से पहले ही आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, आपको डेट में गलतफहमी मतलब आ गई थी। ठीक है। और सबसे अधिक ये चीज़ प्रभावित क्या रहा, अमृतसर रहा। अंग्रेजी सरकार जो थे इस आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल होने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड को के रूप में कार्रवाई करते हैं। तो कहानी क्या समझी आप, सबसे पहले आतंकवादी गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। चूँकि रॉलेट एक्ट बना रहता है जनवरी में, लेकिन ये एक्ट आता कब है, पास होकर मार्च 1919 में, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी इसके प्रति उत्तर में रॉलेट सत्याग्रह शुरू करते हैं 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन कहीं ना कहीं गलतफहमी की वजह से उससे पहले ही आंदोलन जगह जगह शुरू हो जाते हैं और अंग्रेज इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं। उसी दमनात्मक कार्रवाई में एक घटना घटती है जिसको कहते हैं, जो काला डे है हमारे ज़िंदगी का, मतलब कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक ब्लैक डे माना जाता है 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहीं ना कहीं रॉलेट सत्याग्रह से ही उपजा हुआ चीज़ें थी। आपको समझ में बातें आ रही होगी। अब क्या किए कि गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को अप्लाई करने के लिए 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किए। तो कभी पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रयोग किए, तो होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। और इसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह के समय ये भी सवाल पूछा गया है कि स्वामी श्रद्धानंद जो थे, लगान न देने का आंदोलन चलाए थे दिल्ली में, कब, 30 मार्च 1919 को। तो सवाल ये पूछेगा कि रॉलेट सत्याग्रह में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाया था। उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, शाहजानंद नहीं, स्वामी श्रद्धानंद थे, जो 30 मार्च 1919 को उन्होंने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाया था। और रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इस बात को याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट के समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या रहा भाई, 1916 से लेकर 1921 था। तो कहीं ना कहीं इसी काल में 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, इसी के समय आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी के समय असहयोग आंदोलन हुआ। तो सारी घटनाओं को आप, इसी के समय खिलाफत आंदोलन हुआ, तो कहीं ना कहीं सारी घटनाओं को आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले सेशन पे चलते हैं। अब इन घटनाओं के बाद से आते हैं हम जालियांवाला बाग हत्याकांड पे। ये कब हुई थी, देखिए फिर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कब हुई थी यहाँ पर, 13 अप्रैल 1919 को। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज के पीडीएफ में मैं जैसे बार बार पीडीएफ देखने के बाद से, देखिए मैं बना के इधर लिख के भेजता हूँ, उधर से पीडीएफ बन के आता है, फिर करेक्शन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीएफ बनाने वाले जो हैं अवेलेबल नहीं है यहाँ पर पटना में, तो इसीलिए हिस्ट्री का क्लास भी 2-3 दिन नहीं आएगा, तो ज्योग्राफी 3 दिन अब आने वाला है। तो थोड़ा सा करेक्शन मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो चले गए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको लिखते चल रहा हूँ कि ये जो डेट है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डेट क्या हो जाएगा, 1919 होगा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में धीरे धीरे कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां और शुरू होने लगी, और इसी का कारण बनता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। का कारण ही क्या था, रॉलेट एक्ट था। समझ में आया। विभिन्न स्थानों पर लोग हिंसा करने लगे और एक्ट के विरोध में सार्वजनिक हिंसा अमृतसर में सबसे ज़्यादा होती है।
और एक्चुअली क्या होती है, रॉलेट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होने लगते हैं और उसी प्रदर्शन में इनाम भी याद रखिए कि हाईलाइट करवाना था, ये हाईलाइट नहीं है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, दो नाम याद रखना है आपको कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक दो लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार इनको कर लिया जाता है। अंग्रेजी सरकार जो है कहीं ना कहीं रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी आंदोलन के विरुद्ध में दो लोग और क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, यानी इनका नाम ध्यान रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। तो पूछेगा कि किसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मीटिंग हो रहा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी कर ली गई, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को शुरू होता है और 9 अप्रैल को इनको दोनों रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा आयोजित की जाती है 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर, बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को किया जाता है। वो जगह का नाम क्या है, अमृतसर वो जगह का नाम था। कहाँ पर ये सभा होती है, अमृतसर वो जगह का नाम था जहाँ पर ये सभा होती है। ठीक है, तो स्टोरी क्या समझे, सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। रॉलेट के विरुद्ध में कई जगह आपको गतिविधियां, रॉलेट का मुख्य कारण क्या रहता है, कंट्रोल करना लोगों की आतंकवादी गतिविधियों को। उसके विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं, गांधी जी आपको रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रॉलेट सत्याग्रह जो है उससे पहले ही शुरू हो जाता है तारीख की गलतफहमी से। और उसी रॉलेट में ही क्या हुआ कि दो नेताओं को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को 9 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया जाता है मेरे भाई, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में एक मीटिंग होती है। कहाँ पर मीटिंग होती है, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में क्यों गोली चलती है मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय जनरल डायर जो था ये आदेश करता है अपने क्षेत्रों में कि अभी जो है ऐसा समय चल रहा है कि इस समय कोई भी अगर अपने घर से बाहर निकलता है और 3 लोगों से ज़्यादा ग्रुप में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर दमनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे मेरी बातों को, कि अगर अपने घर से ग्रुप में आप 3 लोगों से या फिर कहीं चौराहे पे कहीं इकट्ठा होके कहीं मीटिंग कर रहे 3 लोग या फिर उससे ज़्यादा, तो उन पे दमनात्मक कार्रवाई की जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं जिसमें दोनों चीज़ें रहती है। एक तो रॉलेट एक्ट के बारे में भी बात करते हैं, दूसरा सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के बारे में, गिरफ्तारी के बारे में ये लोग बातें करते हैं। और ये जो था जनरल डायर क्या समझता है, इसको अपने विरुद्ध अवहेलना समझता है कि हमने क्या आदेश दिया है कि 300 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे और ये लोग आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने क्या करता है, सूचना के बिना भीड़ पर गोली चला देता है और लगभग जिसमें 1000 लोग मारे जाते हैं। समझिए कितना मरमर वो परिदृश्य होगा कि बिना बताए हुए अगर सभा में मीटिंग हो रही है उस पर लगातार दनादन गोली चलाई जा रही है, उसमें लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन हंटर कमीशन कहता है कि मात्र उसमें 379 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो हंटर कमीशन आगे इसके जांच के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये कहे कि क्या मात्र 379 लोग ही मारे गए थे, लेकिन एक्चुअल जो घटना थी 1000 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को नाइटहुड की उपाधि या फिर कहे तो सर की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजी सरकार को। तो सवाल ये पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि या फिर सर की उपाधि किस आंदोलन के विरोध में वापस कर दी। तो याद रखिएगा कि घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी के विरोध में क्या कर दी, अपनी नाइटहुड या फिर सर की उपाधि त्याग कर दी। एक और घटना होती है, एक शंकर नायर है, उन्होंने भी वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो दोनों सवाल पूछा गया है कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड या फिर सर की उपाधि त्याग दी, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ गलती लिखा है टैगोर नहीं है, और किसने वायसराय की कार्यकारिणी से परिषद से त्याग पत्र दे दिया, तो शंकर नायर, दोनों नाम याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी वायसराय वही हुआ करता था, क्योंकि इसका कार्यकाल लॉर्ड चैम्सफोर्ड का 1916 से लेकर 1921 हुआ करता है। तो पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन हुआ करता है, तो भाई मेरे याद रखिएगा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोनों के समय
रॉलेट एक्ट के समय भी, और आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी, खिलाफत आंदोलन के समय भी, और असहयोग आंदोलन के समय भी। क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल 1916 से लेकर 21 होता है, 21 तक, और इसी कार्यकाल के बीच में सारी घटनाएं ये घटित होती हैं। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दिया किसने? मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, यहाँ पर मॉन्टेग्यू गलती लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये लिखेंगे हम कैसे? मॉन्टेग्यू लिखेंगे। ठीक है, मॉन्टेग्यू ऐसे होता है, यह है ये मॉन्टेग्यू। ठीक है। और CF एंड्रूज जो थे, ये क्या कहे? जानबूझ कर की गई क्रूर हत्या। ये किसने कहा था? एंड्रूज साहब ने ये बातें कही थी। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपने समझ लिया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? सोचिए कि जनरल जो डायर था, वो जब अपने अपराध के लिए उसको नौकरी से हटाना पड़ा, तो बितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। बताइए, वहाँ जाने के बाद से वहाँ का ब्रिटिश सरकारी जो अखबार था ब्रितानी, उसने क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक कहा था। ये कहानी के तौर पर याद रखिएगा। और ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर के रूप में नवाजा। बताइए, इतनी गंदी हरकत के बाद से उसको क्या क्या नवाजा जा रहा है। फिर से सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। कौन सा? मान की तलवार की उपाधि दी। बताइए कि ये कैसा व्यक्ति था। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा और फैक्ट पे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अंतिम फैक्ट ही चल रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जनरल डायर दूसरा था, माइकल ओ डायर दूसरा था। ठीक है, माइकल ओ जो डायर था, ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो जो उधम सिंह हत्या करते हैं, माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं, ना कि जनरल डायर की। ठीक है, जनरल डायर दूसरा है और माइकल ओ डायर दूसरा है। एक बार BPSC में एग्जाम में पूछा जाता है कि उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था माइकल, किसकी हत्या करते हैं? ऑप्शन ए में ही था क्या? जनरल डायर। तो वो जनरल डायर नहीं होगा मेरे भाई, याद रखिएगा कि नॉट जनरल डायर, वो क्या होगा? आपको हो जाएगा माइकल डायर होगा, माइकल ओ डायर। दोनों में अंतर था, वो वहाँ पे घटनास्थल पे था, लेकिन पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय क्या था? माइकल ओ डायर था। ठीक है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर क्या होता है? एक रिपोर्ट प्रारूप लिखने के लिए कांग्रेस समिति गठित की जाती है। उस रिपोर्ट लिखने का कार्य किसको सौंपा जाता है? महात्मा गांधी को। ये पूछा गया है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, इस पे कांग्रेस समिति रिपोर्ट लिखती है। उस रिपोर्ट लिखने का काम कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक कमीशन गठित किया जाता है, जिसको हंटर कमीशन या फिर डिसऑर्डर कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, हंटर कमीशन यहाँ नहीं आएगा, हंटर कमीशन यहीं पर आएगा। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? हंटर कमीशन। तो बार बार मैं कहा कि कहीं कहीं PDF में एरर है, तो मेरे भाई कम से कम आप इतना मैनेज कर सकते हैं। रोज इतनी नहीं होती चीज़ें, लेकिन वीडियो ना आने से अच्छा है कि जो थोड़ा सा एरर है कहीं कहीं मैं काट के बता दे रहा हूँ। आप उतने समझदार हैं, उतनी भी एरर नहीं है, उतना आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव MCQ है, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अधिक से अधिक आप उत्तर दीजिएगा और हमको कमेंट्स में बताइएगा कि कितना आपने सही उत्तर किया। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किए? क्यों रोष उत्पन्न हुआ रॉलेट सत्याग्रह के बारे में? क्योंकि इसमें क्या था कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसीलिए लोग क्या हो गए? गुस्सा हो गए, रूस गए। ठीक है, रोष आने का कारण यही था कि बिना मुकदमा चलाए ही इसमें जेल भेजने की क्या थी? आपकी प्रक्रिया दी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रयोजन ये था कि भारत में राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना ही क्या था? आपका रॉलेट एक्ट का मुख्य कारण था। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम जो है सेडिसन कमेटी की सिफारिश पे आया था, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल का उपयोग किया था, बिल्कुल किया था, मैंने बताया था। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 इज करेक्ट। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ होता, बिल्कुल नहीं। ये साइमन कमीशन कहीं ना कहीं 1928 की घटना है। तो 1 और 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, क्योंकि चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर क्या था? 1921 था। ठीक है।
रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम किसे माना जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो रॉलेट सत्याग्रह ही क्या था, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय राजनीति में साहसिक कदम था, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो उनका नाम क्या था, स्वामी श्रद्धानंद इनका नाम था। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। द अनआर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आप टिक नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा टिक करते चलिएगा, क्योंकि फास्ट चल रहा हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड क्या हुआ था, अमृतसर में। जगह कौन था भाई, अमृतसर जगह था जहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड को आपको अंजाम दिया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था। तो रॉलेट सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत कब होती है भाई, 6 अप्रैल 1919 को इसकी शुरुआत होती है। और रॉलेट एक्ट आता कब है, मार्च 1919 में क्या आता है, मार्च 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आता है। तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था, सबको पता है ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर शहर था पंजाब का, वहां पे हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ी होती है। तो आपको पता है कि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड से जनरल डायर की घटना का नाम जुड़ा होता है। ठीक है। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं, किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाए जाने के प्रदर्शन के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए थे। इनको 9 अप्रैल 1919 को क्या बनाया गया था, इनको बंदी बनाया गया था। और ये लोग कब इकट्ठा हुए थे, 13 अप्रैल 1919 को ये इकट्ठा हुए थे। उसका दिन क्या था आपका, उस समय दिन था वैशाखी था, उस दिन वैशाखी का समय था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की घटनाओं को थोड़ा सा देखते हैं। किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि या फिर नाइटहुड की उपाधि का त्याग दे दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को नाइटहुड या फिर सर की उपाधि त्याग दी। और शंकर नायर ने अपने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दी, उन्होंने इस्तीफा दे दी। इस बात को भी आप थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसका कारण क्या था, इसका कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन तो था नहीं, भगत सिंह को फांसी देना था नहीं, चौरा चौरी था नहीं। तो क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद से किसने त्यागपत्र दे दिया। तो उनका नाम क्या था, शंकर नायर उनका नाम था, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। निम्नलिखित में से घटनाओं का सही क्रम सजाना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको क्रम हम लोग सजाते हैं। ठीक है। सबसे पहली घटना आपको आती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, नरसंहार होता है मेरे भाई 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक है। सत्यपाल मलिक को कब बंदी बनाया जाता है मेरे भाई, इनको गिरफ्तार किया जाता है 9 अप्रैल 1919। दोनों घटनाएं 9 और 13 हो गई। अमृतसर 1919 का अमृतसर अधिवेशन कब होता है, आपको पता है कि मैक्सिमम कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता है। और दिसंबर 1919 को क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में होता है। ठीक है। तो इनका क्रम सजाइएगा। तो सबसे पहले घटना क्या आएगा, जालियांवाला बाग आएगा 1 नंबर पे। दूसरे स्थान पे क्या आएगा आपको, सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी, सॉरी मेरे भाई, सबसे पहले क्या होगा, सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी होगी 9 अप्रैल को। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा 13 अप्रैल को। उसके बाद से कांग्रेस का अधिवेशन होगा आपको दिसंबर 1919 में। इस तरह से घटनाओं को सजाते हैं। तो 213 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, उसके नियुक्ति का कारण क्या था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेके उसका जांच करना उसके कारण था। ठीक है। लंदन में 13 मार्च 1919 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर किसने हत्या कर दी, उनका नाम था उधम सिंह। तो उधम सिंह ध्यान रखिएगा, और कभी भी माइकल ओ डायर को ऑप्शन में लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मदन लाल ढींगरा ने किसे मारा था, कर्जन वाइली को। कर्जन वाइली की हत्या
मदन लाल ढींगरा ने कब किया था? 1909 में किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने किया था? महात्मा गांधी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के वायसराय उस समय कौन हुआ करता है? चैम्सफोर्ड, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि 1916 से लेकर 1921 इसका कार्यकाल हुआ करता है, ठीक है। तो ये घटनाएं समझ में आ गई। निम्नलिखित में से घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या का क्या किया था? विशेषकृत किया था। तो घटना कौन थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड को मॉन्टेग्यू क्या करता है? निवारक हत्या की संज्ञा देता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा। स्टोरी की तरह से सारी चीज़ें मैंने समझा भी दिया और उतना ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं हो पाया। मैं यही चाह रहा था कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो क्योंकि आसानी से सब लोग देख पाए।